हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनमोल निधि है और आज हम डब्ल्यू रोस्टो का जो 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में उन्होंने बताया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि जो हम विकास की अवधारणा हमने अभी पढ़ी थी, या कह सकते हैं डेवलपमेंट के बारे में हमने जो भी पढ़ा है अभी तक क्लासेस में, तो हम लोगों ने देखा है कि विकास की शुरुआत कैसे हुई, है ना। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया डेवलपमेंट का, ठीक है। तो जैसे कि कह सकते हैं कि जब, अगर मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताऊं, कि जैसे कि हमको पता है कि जब हमारा देश एक उपनिवेश था, है ना, अंग्रेज़ों की कहीं ना कहीं हम गुलाम थे, है ना। उन्होंने जब हमारे यहाँ वो अपना आए, सबसे पहले अंग्रेज़ जब भारत में आए तब वो व्यापार करने के लिए आए थे, है ना। उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था और यहाँ से जो भी कच्चा माल होता था वो उसको ले जाते थे, अपने यहाँ मैन्युफैक्चर करते थे और उसको वापस मार्केट में सेल करते थे, है ना, उसको बेचा जाता था। ऐसे ही उन्होंने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि अफ्रीका, ठीक है, और भी अदर कंट्रीज़ को अपना उपनिवेश बना रखा था और धीरे धीरे उन्होंने उनके ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। फिर जब हम आते हैं, अगर डेवलपमेंट की थ्योरी में हम आगे देखते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमारा आया जब जितनी भी कंट्रीज़ थी वो आज़ाद होने लगी, है ना, एक नेशन स्टेट के रूप में वो इमर्ज होने लगी और उन्होंने जो उनकी ग़ुलामी थी वो सब छोड़ दी, है ना। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का जो टाइम है ना, उस समय पे हमारा ये कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट जो है वो डेवलप हो जाता है। जब देश आज़ाद हुए, नेशन स्टेट बिल्ड हुए, तब वहाँ पे ये आता है कि अब जो देश आज़ाद हो गए, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा बताऊँ, अभी हम रूस्टो का जो थ्योरी है उसको डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में बताऊं, तो उसमें जैसे कि जब नेशन स्टेट आपके बिल्ड हुए, ठीक है, ठीक है, देखिए, जब ये नेशन स्टेट कह सकते हो, ठीक है, ये इमर्ज हुए। अब जब ये इमर्ज हुए यानी कि देश आज़ाद होने लगे, जो उपनिवेश था अंग्रेज़ों का वो हट गया हमारे ऊपर से, भाई ठीक है, हम उनके उपनिवेश नहीं रह गए। जब देश आज़ाद हुआ तो यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, ठीक है, यानी कि जो नेता वगैरह थे या यहाँ के जो स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, है ना, अब उनके माइंड में, ठीक है, एक क्वेश्चन आया, भाई दो क्वेश्चंस आए कह सकते हो उनके माइंड में, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, उन्होंने ये बोला कि भाई कुछ देश जो हैं वो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, है ना, और यानी कि वो एक विकसित राष्ट्र हैं, और कुछ देश जो हैं वो अविकसित हैं। तो उन्होंने कहा ये जो विकसित हैं उनके विकसित होने का कारण क्या है, और जो अल्प विकसित हैं या अविकसित राष्ट्र हैं उनके अविकसित होने का क्या रास्ता है, ठीक है, उसका क्या, यानी कि जो डेवलप हैं वो डेवलप क्यों हैं, यानी कि जो कंट्रीज़ या जो देश डेवलप हैं वो डेवलप क्यों हैं, और जो अंडर डेवलप हैं वो अंडर डेवलप क्यों हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन तो ये आया। उन्होंने कहा सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये जो डेवलप हैं तो इन्होंने ऐसा कौन सा रास्ता चुना है जो ये डेवलप है, यानी कि हमें भी डेवलप होने के लिए, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो हमारा देश या बाकी जो भी अन्य राष्ट्र थे जो आज़ाद हुए तो वो क्या थे, वो एक अंडर डेवलप्ड थे, है ना, वो डेवलप्ड नहीं थे बिल्कुल भी। तो अब उन्हें ये अपने यहाँ जो उनके नीतियाँ बननी थी या जो संविधान था, जो कानून बनना था, या जो भी नीतियाँ अपनाई जानी थी, अब उनके लिए सबसे पहला क्वेश्चन यही आया कि ये जो कुछ देश हैं वो डेवलप क्यों हैं और हम अंडर डेवलप क्यों हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो डेवलप हैं ये डेवलप किन कारणों से हैं, यानी कि क्या रास्ता इन्होंने अपनाया है। दूसरा, हम अंडर डेवलप हैं तो हमें क्या रास्ता चूज़ करना है, यानी कि हमको भी डेवलप होने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है। तो ये दो क्वेश्चंस उन जो भी हमारे यहाँ के उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स या स्कॉलर्स थे उनके माइंड में ये क्वेश्चन आया, ठीक है। वहीं से ये कॉन्सेप्ट आया कि अब हमें डेवलप कैसे होना है, ठीक है। अब डेवलप होने के लिए अलग अलग जो सिद्धांत दिए गए, ठीक है, उसमें कई सारे सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। किसी ने कहा कि अगर जो आर्थिक विकास हो जाएगा, है ना, तो हम डेवलप हो जाएंगे, और उस आर्थिक विकास के लिए हमें कौन सा मॉडल चूज़ करना है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं
या जो है ना अमेरिका है, यूएस है आपका, उन्होंने जो विकास का जो मॉडल अपनाया है उसी मॉडल को अगर हम भी अपनाएंगे, यानी कि हमारा जैसे भारत हो गया, अफ्रीका हो गया, ये देश भी अगर उन्हीं रास्तों को अपनाएंगे तब ये डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि विदेशी कह सकते हो वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है ना इनका, यानी कि ये जो क्वेश्चन का आंसर कुछ लोगों ने क्या दिया कह सकते हो कि उन्होंने कहा कि अगर आप वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को चूज़ करते हैं तब आप डेवलप हो जाएंगे आप भी। ठीक है, इसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इसके बारे में पूरी स्टोरी है अगर कह सकते हैं, है ना कहीं भारत को पहले एक कह सकते हो फिजिकली उन्होंने अपना गुलाम बनाया हुआ था, है ना भारत को या जिन भी राष्ट्र को उन्होंने अपना उपनिवेश बनाया हुआ था यूरोपियन कंट्रीज़ ने, ठीक है, या जो ब्रिटिशर्स थे। तो अब उन्होंने क्या सोचा, एक तरीके से कह सकते हो कि उन्होंने कहा ठीक है फिजिकली तो हमने आपको आज़ाद कर दिया है, आपको संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से हमने आज़ादी दे दी है कि कानूनी रूप से आप आज़ाद हैं अब, यानी कि राजनीतिक दृष्टि से आपके ऊपर हम कोई भी शासन नहीं कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो वेस्टर्न मॉडल चूज़ करने के लिए बोला डेवलपमेंट का, तो उससे वो भारत को मानसिक रूप से अपना गुलाम बनाना चाहते थे। ठीक है, अगर हम केवल इंडिया कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो ठीक। तो इसके अलावा भी फिर दूसरी थ्योरीज दी गई कि वेस्टर्न मॉडल को ना अपनाते हुए, क्योंकि वेस्टर्न मॉडल में ये कहा गया है डेवलपमेंट के कि अगर आप पिछड़े हुए हैं या आप अंडर डेवलप्ड हैं, आप एक अविकसित राष्ट्र हैं, तो आपके अविकसित होने का कारण यह है कि आपके जो रीति रिवाज हैं, है ना, यानी कि आपने जो अभी तक अपने मूल्यों को, अपने रीति रिवाजों को, अपनी परंपराओं को, अपने संस्कारों को नहीं छोड़ा है, यही आपके पिछड़े होने का कारण है। अगर आप वेस्टर्न मॉडल को अपना लेंगे, है ना, और आप हमारी तरह व्यक्तिवादी हो जाएंगे, हमारे जैसे चीज़ों को अपनाएंगे, हमारे मूल्यों को, या जो हमने जो रास्ते अपना रखे हैं आप उन्हीं को फॉलो करेंगे, तभी आप डेवलप होंगे। ठीक है, फिर इसके अपोज में दूसरी थ्योरीज आई हैं जो कि हम कह सकते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी एक आई है हमारी। ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी वॉलस्टीन ने दी है। ये सारे सिद्धांत ने इनका विरोध किया कि नहीं, हम ज़रूरी नहीं कि हम वेस्टर्न मॉडल जो है डेवलपमेंट का वही चूज़ करें, और या फिर हमारे जो उन्होंने ये बोला कि ज़रूरी नहीं कि हमारे ये पिछड़े होने का कारण हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराएँ हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आया, आई होप समझ में आया होगा थोड़ा सा। इसको थोड़ा अगर कहीं नहीं क्लियर हो पा रहा है तो मुझे बताना, वरना इसको एक दो बार अगर सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे अगर हम कहें तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है, तब हमारे यहाँ जो हमारे राजनेता कह सकते हो या जो भी विद्वान थे उनके मन में ये क्वेश्चन आया कि हमारा देश अंडर डेवलप क्यों है और हमें भी डेवलप होने के लिए कौन से रास्ते अपनाने चाहिए। ठीक है, तो उनके सामने एक रास्ता क्या रखा गया कि आप वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को चूज़ करिए, जिससे आप भी डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, उसी क्रम में डब्ल्यू रोस्टो ने एक थ्योरी दी है, ठीक है, जिसे हम रोस्टोज की 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। इन्होंने आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया है और इन्होंने इसकी 5 अवस्थाएं बताई हैं कि हाँ, आप इन स्टेजेस को फॉलो करेंगे तो आप भी एक डेवलप कंट्री बन जाएंगे। ठीक है, तो रोस्टो का आर्थिक विकास का 5 स्तर का सिद्धांत कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम देख सकते हैं डब्ल्यू रोस्टो ने, इनकी बुक थी स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, यानी कि आर्थिक वृद्धि की जो स्टेजेस हैं उनके बारे में बताया है। इसका सबटाइटल था अ नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये इनकी बुक है बच्चों। ठीक है, अब इन्होंने क्या इसमें बताया है इस बुक में, ही प्रपोज अ लीनियर मॉडल ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट, यानी कि इन्होंने वृद्धि यानी कि विकास का, ठीक है, विकास का एक लीनियर मॉडल दिया है। ठीक है, यानी कि ऐसे लीनियर सीधा सीधा मॉडल कि हाँ आप इस स्टेज में हैं, फिर इसमें पहुँचेंगे, फिर इसमें एक सीधी रेखा में इन्होंने विकास का अपना सिद्धांत दिया है। अब इन्होंने इसमें क्या बोला है, इन ऑर्डर टू ट्रेवर्स द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, यानी कि या डेवलपमेंट। ठीक है, यानी कि अगर आपको मॉडर्न होना है या डेवलप होना है ना, मतलब जिन भी कंट्रीज़ को मॉडर्न या डेवलप होना है उनको क्या करना पड़ेगा, 5 डिफरेंट सक्सेसिव स्टेजेस। ठीक है, उनको 5
स्टेजेस से होकर गुजरना होगा। इन ऑर्डर टू ट्रेवल्स द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट ऑल दीज कंट्रीज हैव टू गो थ्रू 5 डिफरेंट सक्सेसिव स्टेजेस। ठीक है, यानी कि उन्होंने कहा एक के बाद उन्हें एक 5 स्टेजेस से होकर के गुजरना होगा मॉडर्न होने के लिए या डेवलप होने के लिए। ठीक है, दे हैव टू फॉलो द सेम पाथ ऑफ डेवलपमेंट। उन्होंने कहा कि उन सभी कंट्रीज़ को जो मॉडर्न होना चाहती हैं, डेवलप होना चाहती हैं, उनको यही सेम पाथ फॉलो करना होगा, तब वो डेवलप कंट्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, उन्होंने बोला वेयर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ आर नाउ वेस्टर्न कंट्रीज़ वर ऑल्सो देयर इन द पास्ट। ठीक है, मतलब जहाँ पे आज के समय में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यानी कि जिस पोजीशन में आज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उसी पोजीशन में कहीं ना कहीं पहले वेस्टर्न कंट्रीज़ भी रह चुकी हैं। यानी कि उन्होंने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज़ भी कहीं ना कहीं एक समय पे मतलब आप ही की तरह थी, इतनी ही पिछड़ी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने उन्हीं रास्तों को चुना और वो एक डेवलप कंट्रीज़ हो गई। इसलिए आप भी अगर उन्हीं रास्ते को या उसी स्टेजेस को, उसी पाथ को आप भी चूज़ करेंगे तो आप भी एक समय पे एक डेवलप कंट्री हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने अपनी बुक में बताई। ओके, आई होप समझ में आया होगा। दूसरा इन्होंने क्या बोला, यू शुड अडॉप्ट सर्टेन, यानी कि पहला तो ये बोला कि आपको वही रास्ता चुनना है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने डेवलप होने के लिए चूज़ किया है। दूसरा इन्होंने कहा वेस्टर्न वैल्यूज़ को अपनाना होगा। क्या? ठीक है, इन्होंने कहा यू शुड अडॉप्ट सर्टेन वैल्यू सिस्टम, अडॉप्ट सर्टेन वैल्यू सिस्टम। सेकेंड, स्ट्रॉन्ग एंड मैच्योर पॉलिटिकल सिस्टम को डेवलप करना होगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि यानी कि जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है वो कहीं ना कहीं वीक है। एक तो पहले वैल्यू सिस्टम आप अपना चुनिए, यानी कि वेस्टर्न वैल्यूज़ को अपनाओ आप, यानी कि आपकी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको छोड़ो, है ना। जैसे कि हमारे यहाँ कह सकते हो कि हम लोग कलेक्टिविज़म यानी कि समूहवाद को ज़्यादा महत्व देते हैं कि हाँ पूरे समूह को साथ लेके, पूरे परिवार को कह सकते हो, है ना, हम हर एक को वैल्यू देते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे व्यक्तिवादी हैं लोग ज़्यादा, है ना, वो अपने बारे में सोचते हैं। हम कुछ भी करते हैं तो हम पूरे परिवार के बारे में सोचते हैं, या पूरा लोग अपने जाति धर्म सबके बारे में सोचते हैं, है ना। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, पश्चिमी देशों में क्या है, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, है ना। तो वहाँ पे इंडिविजुअलिज़म है और हमारे यहाँ क्या है, कलेक्टिविज़म है। तो उन्होंने कहा तो आपको किसको चूज़ करना है, इंडिविजुअलिज़म को चूज़ करना है, यानी कि जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं उनको चूज़ करना है। ठीक है ना। दूसरा क्या बोला, उन्होंने कहा कि जो डेवलप्ड एंड स्ट्रॉन्ग मैच्योर एंड पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि जो डेमोक्रेसी है, उसको आप एक तो चूज़ करें। ठीक है, और जैसे कि हमारे यहाँ कह सकते हो, एक जो गुरनार मेडल का नाम सुना होगा, है ना। गुरनार मेडल ने हमारा जो राष्ट्र है उसको क्या बोला था, सॉफ्ट स्टेट नाम दिया था। ठीक है, तो उन्होंने, गुरनार मेडल ने इसे सॉफ्ट स्टेट क्यों कहा था इंडिया को, उन्होंने कहा यहाँ कानून बनाए तो जाते हैं लेकिन उनको उतनी ही मजबूती के साथ में इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है उनका, है ना, उतनी कठोरता से उनको इम्प्लीमेंटेशन उनका नहीं किया जाता है, लागू मतलब बना तो दिया जाता है लेकिन उतनी दृढ़ता से लोगों के ऊपर उसको लागू नहीं किया जाता है, इसलिए लोग वही काम करते रहते हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने सॉफ्ट स्टेट बोला था। तो इन्होंने बोला है कि एक मैच्योर पॉलिटिकल सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सिस्टम आपको डेवलप करना होगा अगर आपको एक डेवलप कंट्री बनना है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोला है इन्होंने कि आपको टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा। ठीक है, देखो किसी भी देश के विकास के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, और स्किल पे फोकस करना, कि स्किल का मतलब है कि हर व्यक्ति को अपने काम में बिल्कुल पारंगत होना चाहिए, है ना, यही तो होता है स्किल डेवलपमेंट। दूसरा टेक्नोलॉजी क्या होता है, देखो जैसे पहले की हम लोग खेती करने के लिए, कृषि करने के लिए बैलों का यूज़ करना, है ना, जुताई करना, ऐसे ही। ठीक है, तो यानी कि उस समय टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं, बैल वगैरह से या प्लो जो होते हैं उनसे जुताई करी जाती थी। तो वो क्या होता था, समय भी ज़्यादा लगता था, मेहनत ज़्यादा लगती थी और उत्पादन भी कम होता था, भाई खेती कम हो पाती थी। वहीं धीरे धीरे जब टेक्नोलॉजी का यूज़ होने लगा तो अब क्या है, मेहनत भी कम होती है, उसमें उत्पादन भी ज़्यादा होता है और समय भी बचता है। ठीक है, उतने समय में इंसान दूसरा काम कर सकता है। तो तीसरा उन्होंने क्या बोला कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना होगा, अपने यहाँ के जो लोग हैं उनके स्किल डेवलपमेंट पे काम करना होगा। उसके लिए हम देख सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हम लोग IIT वगैरह है ना, तो ये इंजीनियरिंग के लिए क्या, ये स्किल डेवलपमेंट पे ही तो काम करते हैं लोगों के,
ठीक है ना, या IIM हो गए, IITs हो गए जितने भी आपके। तो उन्होंने कहा इन सब चीज़ों को आपको डेवलप करना होगा। पहला सर्टेन वैल्यू सिस्टम, ठीक है, यानी कि वेस्टर्न वैल्यू सिस्टम को चूज़ करना है। दूसरा अपना जो आपका पॉलिटिकल सिस्टम है पूरा, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। और तीसरी चीज़ क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है चीज़ों में, और स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये 3 बातें कही हैं आपकी रूस्टो ने। नेक्स्ट आते हैं, अगला क्या है, उन्होंने बोला कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कैन ऑल्सो प्रोग्रेस ऑन दी सेम पाथ, यानी कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उसी रास्ते पर प्रोग्रेस कर सकती हैं। ठीक है, कैसे, इफ़ दे डेवलप emulate, adopt western advanced capitalist countries or their path। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो अंडर डेवलप्ड यानी कि अविकसित जो राष्ट्र हैं वो उसी सेम रास्ते को, उसी रास्ते जो विकास का जो रास्ता वेस्टर्न कंट्रीज़ ने चूज़ किया था, है ना, उन्हीं रास्ते को अगर अपनाते हैं तो वो भी एक डेवलप कंट्री हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको रोस्टोवियन टेक ऑफ मॉडल भी कहते हैं एंड रोस्टोज स्टेजेस ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, और इस मॉडल में हम देखेंगे कि उन्होंने 5 स्टेजेस बताई हैं, जैसे कि हम लोग अभी तक देख रहे हैं कि 5 स्टेजेस हम लोगों ने सबसे शुरू में ही देखा था। कौन कौन सी 5 स्टेजेस हैं? पहला है ट्रेडिशनल सोसाइटी। ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी कि जो बिल्कुल प्रारंभिक समाज था, जब खेती ही खेती होती थी, है ना, और खेती में भी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती थी, बैलों से जो है खेती कर रहे हैं अपना, है ना, और कोई दूसरा कोई उद्योग नहीं है, कोई उद्योग धंधे नहीं लगे हुए हैं, कहीं सेकेंडरी सेक्टर में कोई काम नहीं है। ठीक है ना, और लोग उतना ही उत्पादन करते थे जितना उनको ज़रूरत होती थी और वो उसी को खा पी के ख़त्म। ठीक है, सेकेंड स्टेज उन्होंने बताई है प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ। थर्ड टेक ऑफ स्टेज है। फोर्थ है ड्राइव टू मैच्योरिटी एंड फिफ्थ स्टेज है एज ऑफ हाई मास कंजप्शन। ठीक है, इसको हम समझते हैं इन पाँचों स्टेजेस को, इनके नाम आप लोग को याद कर लेने। ठीक है, देखते हैं 5 स्टेजेस कौन कौन सी हैं और किस स्टेज की क्या विशेषताएं हैं। यानी कि डेवलपमेंट की 5 स्टेजेस, पहली ये स्टेज, सेकंड और लास्ट वाली स्टेज ये आ जाती है जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगता है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा एक समय पे जो ट्रेडिशनल फर्स्ट स्टेज बताई है ट्रेडिशनल स्टेज, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम होता है, यानी कि लोग जो वैल्यू सिस्टम है, उनका जो मूल्य है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल होते हैं। ठीक है, उन्हीं को, अपने पारंपरिक मूल्यों को वो अपनाते हैं और उन्हीं के आधार पर चलते हैं। ठीक है, फ्यूडल माइंडसेट यानी कि उस टाइम की जो विशेषता है आपकी, कह सकते हैं एक उनका जो माइंड सेट है वो सब वैसा ही होता है। बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं वो लोग, रेसिस्टेंस टू चेंज, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, रिजिड एस्थेटिक होते हैं, बिल्कुल अपना होते नहीं, जैसे हम लोग देखते हैं अपने घरों में ही कि हमारे बूढ़े बाड़े लोग हैं तो वो अपने आप को बिल्कुल बदलना नहीं चाहते हैं ना, वो वही चीज़ें करते रहते हैं। ठीक है, और इकोनॉमी कैसी होती है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होगी, यानी कि हम जैसे बताया है कि हमें पहले हमारा देश का था कृषि प्रधान था, है ना, और जो वहाँ की अर्थव्यवस्था थी वो भी पूरी कृषि आधारित थी। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, लेबर इंटेंसिव था। ठीक, नेक्स्ट क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि कोई रोड्स नहीं, रेलवे नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल रिच नहीं था, है ना, कुछ भी नहीं सुविधाएं थी। नेक्स्ट है सब्सटेंसेस बेस्ड इकोनॉमी थी, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, हम देख रहे हैं। ठीक है, पॉवर्टी बहुत थी। लो सरप्लस, यानी कि कोई भी सरप्लस मतलब अतिरिक्त मूल्य, मतलब जो उत्पादन ही नहीं हो रहा ना किसी चीज़ का, क्योंकि हमने देखा है कि एग्रीकल्चर यानी कि व्यक्ति उतना ही कृषि कर रहा है जितना वो यूज़ कर ले रहा है, यानी कि अपने खाने भर का ही इंसान उत्पादन कर पा रहा था, कुछ भी एक्स्ट्रा वो बना ही नहीं रहा था। ठीक है, तो सरप्लस यानी कि कुछ भी अतिरिक्त उत्पादन हो ही नहीं रहा था, तो लो सरप्लस, है ना, लो कह सकते हो। ओके, और लो इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, यानी कि वही लोग इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे किसी चीज़ में, तो लो सेविंग, जब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो सेविंग भी नहीं होगी, और लो कंजप्शन। ठीक है, तो ये तीनों ही चीज़ें हैं। नेक्स्ट आएगा ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है पूरा,
तो हमने फर्स्ट में देख लिया कि ट्रेडिशनल स्टेज यानी कि जो किसी भी राष्ट्र की या किसी भी कंट्री की कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे पहली स्टेज में वो कहाँ होता है, एक ट्रेडिशनल स्टेज में। और ट्रेडिशनल स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम होगा, फ्यूडल माइंडसेट है, रेसिस्टेंस टू यानी चेंज नहीं होना चाहते हैं, रिजिड होते हैं, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी होगी, है ना, लेबर इंटेंसिव होगी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और जैसे कह सकते हैं ना कि पहले जो लोग हैं बिल्कुल ही कह सकते हो टेक्नोलॉजी नहीं होगी उस समय पे, है ना। और टेक्नोलॉजी अगर मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होगी भी तो प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी, यानी कि लोग कह सकते हैं ना प्रारंभिक समय में जो अपना थोड़ा बहुत चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, और ट्रैक्टर्स वगैरह नहीं होंगे, आयरन प्लो होंगे, है ना, उन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। फिर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है, सेविंग नहीं है, कंजप्शन नहीं है, और ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है पूरा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी ट्रेडिशनल स्टेज में। उन्होंने कहा फिर उसके बाद में जब थोड़ा डेवलपमेंट होगा तब हम पहुँचते हैं प्री कंडीशन, और उससे पहले लास्ट तीसरी जो स्टेज है टेक ऑफ स्टेज, यानी कि टेक ऑफ स्टेज से पहले वाली स्टेज कौन सी हो जाएगी, प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ। ओके, इसमें क्या होगा, लोगों का माइंडसेट थोड़ा थोड़ा चेंज होने लगेगा, जैसे कि लिखा है चेंज माइंडसेट, ठीक। माइंडसेट कहीं ना कहीं चेंज होगा, एक्सेप्टेंस ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, वो साइंस को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करेंगे, टेक्नोलॉजी आएगी, इनोवेशन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ेगी, यानी कि अभी तक एग्रीकल्चरल मतलब कितना प्रोड्यूस हो रहा था, बस अपने यूज़ के लायक, ठीक है, जितना वो यूज़ करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी क्या होगा, यानी कि उत्पादन कृषि का क्या होगा, धीरे धीरे थोड़ा बढ़ेगा। ओके, इन्फ्यूज़न टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है इस वजह से उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, हमने पहले में देखा था कि ट्रेडिशनल स्टेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा, वहीं अगर हमने देखेंगे ये जो सेकंड स्टेज है प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, यहाँ पे जैसे कि रेलवेज़ हो गए, है ना, रोड्स हो गए, इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ सम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, डेवलपमेंट होने लगेगा। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस, यानी कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बाहर के लोगों का इन्फ्लुएंस होगा, उनसे प्रभावित होंगे, है ना, तभी तो चीज़ों में डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं अंग्रेज़ आए थे, उनके आने से कहीं ना कहीं चीज़ें बदली, थोड़ा बहुत उनका कल्चर यहाँ आया, रेलवेज़ वगैरह आई, ठीक है। तो भले उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए सब रेलवे वगैरह का पूरा डेवलपमेंट किया था, लेकिन उससे कहीं ना कहीं चेंज तो यहाँ पे भी आया, ठीक है। तो आउटसाइड का इन्फ्लुएंस बढ़ता है सेकेंड स्टेज में, और ऐसा होने से क्या होगा, जो भाई क्योंकि क्या हो रहा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो रही है, उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, तो सरप्लस वैल्यू क्या होगी, वो भी बढ़ेगी। अब जब उत्पादन ज़्यादा हुआ तो चीज़ों को एक्सपोर्ट भी हम करेंगे, ठीक है, भले ही थोड़ी मात्रा में करें, या हम एकदम बहुत अच्छा मैन्युफैक्चर करके उत्पादन करके चीज़ों को हम नहीं बेच रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा कहीं ना कहीं पहले की अपेक्षा चीज़ों में सुधार होगा, ठीक है। सरप्लस का मतलब अतिरिक्त मूल्य जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ों को, सीधी सी बात है। जब हम कोई अपनी बनाई हुई चीज़ को, चाहे वो एक हम मान लो अपने खेत में हम कोई चीज़ उगाते हैं, तो पहले हम उतनी ही उगा रहे थे जितनी हमें खानी है। मान लो आलू हमने लगाया, तो आलू हम उतना ही उसमें पैदा कर रहे हैं जितना हमारे घर में यूज़ हो रहा है, तो उस आलू से हमें कोई लाभ तो हो नहीं रहा है ना, हमें बस इतना ही लाभ हो रहा है, कह सकते हैं कि जितना हम अपना यूज़ कर रहे हैं तो हमें ख़रीदना नहीं पड़ रहा है। सेकेंड स्टेज उन्होंने कहा कि जब क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, यानी कि मान लो आलू का उत्पादन थोड़ा सा ज़्यादा हम करने लगे, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लगे, उसमें मान लो ट्रैक्टर का यूज़ करने लगे, है ना। अब उत्पादन ज़्यादा होगा तो हम उसको क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, यानी कि दूसरे लोगों को बेचेंगे। अब जब हम किसी को बेचेंगे तो उससे हमें क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है बेनिफिट होगा, है ना। तो यानी कि सरप्लस वैल्यू बढ़ रही है। फिर क्या है, जैसे कि हम किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, आलू का एग्जाम्पल, ठीक है, एक एग्जाम्पल है वो। जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गए, यानी कि जो कच्चा माल हो गया हमारे यहाँ का, उसको हम बाहर भेज रहे हैं। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जितना भी है, जो प्राइमरी गुड्स हैं, यानी कि जो कह सकते हो बहुत छोटी मोटी चीज़ें हैं, हम उनको कहीं ना कहीं बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे हमारी सरप्लस वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, इम्पोर्ट कैपिटल कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, और सॉरी इम्पोर्ट कैपिटल एंड कंज्यूमर गुड्स, यानी कि ऐसी चीज़ों को बेच रहे हैं जो बाहर कंज्यूम करी जा रही हैं, लोग उसका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर लोकल सिटीज़ बिजनेस कहीं ना कहीं डेवलप हो जाएंगे। अब जब हम चीज़ों को बाहर ख़रीद बेच रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक लोकल लेवल पे, है ना, एक
कैसे, जैसे हमारे आसपास मार्केट होते हैं ना उस टाइप से, तो एक लोकल लेवल पे बिजनेसमैन क्या होंगे, कहीं ना कहीं वो इमर्ज होने लगेंगे, वो बिजनेस कहीं ना कहीं धीरे धीरे शुरू होने लगेगा। ठीक है, यानी कि पहले बिल्कुल नहीं था, धीरे धीरे ये चीज़ सेकंड स्टेज आ जाती है डेवलपमेंट की, फिर थोड़ा और डेवलप होते हैं। तो उन्होंने कहा ये जो थर्ड स्टेज है यानी कि टेक ऑफ स्टेज जिसे हम कहते हैं, अब इसमें क्या है, इसमें और डेवलपमेंट हो गया कंट्री का, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगेगा। ठीक है, इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, अब तक इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ही थी हमारी, है ना। अब धीरे धीरे जब एक्सपोर्ट होने लगा, सारी चीज़ें होने लगी, तो लोग क्या होंगे, और डेवलप होंगे। तो अब वो क्या करने लगेंगे, इंडस्ट्रीज़ यानी उद्योग धंधे लगाने लगेंगे, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगेगा। कोर एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ लगने लगेंगी, या जैसे कि जो आयरन और स्टील है ना, उनकी इंडस्ट्रीज़ लगेंगी। जैसे हम लोग टाटा और जो टाटा वगैरह का नाम सुना, टाटा स्टील्स वगैरह थी, तो वो स्टेज जो थी, तो ये जो कोर एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ लगने लगी, आयरन और स्टील की हो गई, है ना। क्लस्टर और 2-3 इंडस्ट्रीज़ हो जाएगा। फिर एग्रेरियन इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमारी होगी। ठीक है, और डोमिनेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, मेटलर्जी एंड माइनिंग, यानी कि माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और लेकिन इस समय पे भी प्राइमरी सेक्टर का ही डोमिनेशन है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर ही अभी भी कहीं ना कहीं हम उसी पे ही बेस्ड है हमारी इकोनॉमी, है ना। मेटलर्जी, माइनिंग, यानी कि जहाँ जहाँ पे कोयले की खाने हैं, है ना, या इस्पात है, तो उन सब की खनन, उन सब का स्टार्ट होगा। ठीक है, तभी तो इंडस्ट्रीज़ लगी हैं, तभी तो ये सब होगा। फिर अब क्या होगा, इससे क्या होगा, सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ा, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी हमारी। इससे क्या होगा, पूंजी भी, जब वही है ना कि अब हम क्या सेविंग करना स्टार्ट किया, सेविंग करेंगे तभी तो पूंजी बढ़ेगी ना हमारे पास में, है ना। पूंजी यानी कि धन इकट्ठा होगा, कैपिटल, उसको क्या होगा, फिर हम दूसरी जगह कहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ गया, और क्या हो जाएगा, तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे क्या होगा, सुधार होने लगेगा। देखा जाए तो मैन्युफैक्चर होने से सिर्फ चीज़ों में कह सकते हो काफ़ी हद तक डेवलपमेंट आने लगता है मैन्युफैक्चरिंग से, है ना। जब हम चीज़ों को बनाते हैं और बेचते हैं, है ना, तो उनसे क्या होगा, हम ही को तो प्रॉफिट होगा। जब हम बेच रहे हैं दूसरे देशों को, तो उससे हम कहीं ना कहीं वहाँ का जो पैसा है वो हमारे पास आएगा, है ना। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सेविंग्स बढ़ेंगी हमारे पास में, कंजम्पशन बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे क्या देखा है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनका रोल क्या हो जाता है इस टाइम पे, जो टेक ऑफ स्टेज वाली कंट्रीज़ हैं उनको फैसिलिटीज़ देना। ठीक है, जैसे कि लोन देना, जैसे कि भारत है, भारत को वर्ल्ड बैंक से लोन मिलना डेवलपमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, तो उन्होंने कहा जो रोल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या है, रोल ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ इज़ टू फैसिलिटेट एंड सपोर्ट दिस टेक ऑफ स्टेज। उन्होंने कहा ये जो टेक ऑफ स्टेज होती है किसी भी कंट्री की, उसको सपोर्ट करना किसका काम हो जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ का, यानी कि वहाँ को उनको लोन देना, उनको टेक्नोलॉजी में हेल्प करना। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को बिल्ड करने में हेल्प करना, ये सारी चीज़ें जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो करती हैं। फोर्थ स्टेज आती है ड्राइव टू मैच्योरिटी, यानी कि इससे भी ज़्यादा अब हम डेवलप हो जाते हैं तब। ओके, देखो अब यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन एंड मैच्योरेशन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ लगी थी वो और ज़्यादा डाइवर्स होने लगती हैं, विविध मैंने अलग अलग तरह की और इंडस्ट्रीज़ लगने लगेंगी, वो और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगी, मतलब मैच्योर हो जाएंगी। ठीक है, फिर क्या होगा, डोमिनेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन जीडीपी ग्रोथ, यानी कि अभी तक टेक ऑफ स्टेज में क्या था, डोमिनेशन ऑफ प्राइमरी सेक्टर, यानी कि एग्रीकल्चर हो गया या जो छोटे मोटे उद्योग हो गए, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी भी कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर पे ही इकोनॉमी डिपेंड थी। लेकिन जो मैच्योरिटी वाली स्टेज आती है आपकी, इसमें क्या होता है, डोमिनेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, फिर आपका रिसर्च एंड बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, R&D को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। फिर इमर्जेंस ऑफ कटिंग एज इंडस्ट्रीज़, कटिंग एज इंडस्ट्रीज जो होंगी वो इमर्ज होंगी आपकी। ठीक है, यानी कि बहुत डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़ कह सकते हो, जिनमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ हो, कंप्यूटर का यूज़ हो, एक नवीन मतलब एक बहुत ही नए तरीके की उद्योग धंधे कह सकते हो, वो सब डेवलप होंगे। यानी कि अभी तक तो ठीक है एक पारंपरिक तरीके से चीज़ें चल रही थी, और जो ड्राइव टू मैच्योरिटी स्टेज होती है जिसमें कटिंग एज इंडस्ट्रीज़ का मतलब है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, फिर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि हम जो है एक मैन्युफैक्चर हब बनने लगेंगे धीरे धीरे, या कोई भी कंट्री जो हो जाती है, जैसे कि चाइना
पूरी वर्ल्ड की वर्कशॉप कह सकते हैं ना, वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड चाइना। ऐसे ही हमारे यहाँ जो चला है मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट कि हम अपने यहाँ ही चीज़ों को बनाएं, तब उन्हें बाहर बेचें जा कर के, दूसरे देशों में, दूसरे राष्ट्र में जा कर के हम उसको एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट कम से कम करें। तो इसका रीज़न क्या होता है कि हाँ, जब एक्सपोर्ट करेंगे तो बाहर का पैसा हमारे यहाँ आएगा, डेवलपमेंट होगा कहीं ना कहीं, है ना। आज हम दूसरे जगह से ले लेंगे तो हम अपना पैसा ही दूसरों को देते रहेंगे तो हम और ज़्यादा पॉवर्टी हमारे यहाँ बढ़ेगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है आपका, ठीक है। फिर रूरल से एक अर्बन इकोनॉमी होने लगती है। रूरल से पहले कृषि प्रधान देश था, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, आधुनिकीकरण हो रहा है, नगरीकरण हो रहा है ना। और कलेक्टिविज़म से इंडिविजुअलिज्म में बदलने लगते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सेविंग्स बढ़ने लगती है और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी और कह सकते हो आपका जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग SOL ये कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है। इंसान का जो रहने सहने का स्तर है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो जाता है इस स्टेज में। ओके, नाउ फाइनल स्टेज, जो कि बिल्कुल कोई भी राष्ट्र जब आधुनिक हो जाता है, उन्होंने ये क्या है, ये पूरी 5 स्टेजेस बताई हैं रूस्टो ने, कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज, यानी कि फाइनली जब कोई भी राष्ट्र बिल्कुल डेवलप हो जाता है तब हम लोग कह सकते हैं हम लोग कहीं ना कहीं अभी फोर्थ स्टेज में है इंडिया, है ना। क्योंकि धीरे धीरे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री लग रही हैं, अलग अलग तरह की हो रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग बहुत बढ़ गई है, सेकेंडरी सेक्टर का कहीं ना कहीं डोमिनेशन बढ़ता चला जा रहा है, हमारे रहने सहने का स्तर बहुत सुधरता जा रहा है ना। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हो रही हैं, तो हम फोर्थ स्टेज में मान सकते हैं अपने आप को। फिर लास्ट स्टेज है मास कंजप्शन स्टेज। मास कंजप्शन यानी कि बहुत ज़्यादा कंजप्शन जब होने लगेगा, है ना। मास का मतलब बहुत बड़ी संख्या में कह सकते हो, है ना, बहुत बड़ी मात्रा में। ओके, तो ये जो फाइनल स्टेज है डेवलपमेंट की, रूस्टो ने जो बताई है, उन्होंने कहा इस स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं कंट्री में, यानी कि ये चीज़ें होंगी तब हम इसको कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो गया है, ठीक है। जैसे कि पहला हाईली एडवांस स्टेज है ये, इसमें पॉवर्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, मतलब बहुत कम हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है लोगों का, प्रॉस्पेरिटी बढ़ जाएगी, यानी कि धन संपदा है, संपत्ति है, वो सब कहीं ना कहीं बहुत भरपूर होगा लोगों के पास में, गरीबी बहुत कम होगी, ठीक है। मटेरियलिज्म बढ़ जाएगा, यानी कि व्यक्ति क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भौतिकवादी हो जाएगा, है ना। जैसे धीरे धीरे हो रहे हैं लोग, स्पिरिचुअलिज्म छूट रहा है उनका, वो मटेरियलिज्म बढ़ रहा है कि भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। लोगों में डिमांड बढ़ेगी चीज़ों की, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमें एक से एक कपड़े सुंदर सुंदर चाहिए, फ़ोन चाहिए, आईफोन चाहिए, ठीक है, टैबलेट चाहिए, लैपटॉप चाहिए, टीवी, स्मार्टफोन चाहिए, सारी मतलब सब चाहिए, क्या डिमांड ही तो है। तो ये डिमांड क्या है, धीरे धीरे उन्होंने कहा ये बढ़ जाती है, कंजप्शन बहुत बढ़ेगा। भाई ये डिमांड बढ़ रही है, हम ही तो है कंज्यूमर ना, उन चीज़ों को हम ही तो कंज्यूम कर रहे हैं, हम ही डिमांड कर रहे हैं, तो कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हाईली स्किल्ड लेबर, अब देख रहे हैं हाईली स्किल्ड, पहले क्या था, बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं था लेबर, है ना, यानी कि उनको अपने काम में बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं थे, पारंगत नहीं थे, है ना। हम लोग को पता है स्किल्ड लेबर क्या होता है, जो अपने काम में बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो, परफेक्शनिस्ट जिसे बोल सकते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हमें ये चाहिए ना कि जो व्यक्ति जिस काम को बिल्कुल बहुत अच्छे से कर दे। हम ये तो जब किसी डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो हम ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं जिसको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज ना हो या बहुत सारी चीज़ों का जो इलाज करता हो। हम जाते हैं आँख में अगर हमको प्रॉब्लम है तो हम आई स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, क्यों, क्योंकि वो स्किल्ड है ना उस चीज़ में, वो उसी का डॉक्टर है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ये जो हाईली स्किल्ड लेबर है उसकी वो बढ़ेगा। डोमिनेशन ऑफ सर्विस सेक्टर बढ़ता है यहाँ पे, यानी कि सर्विस सेक्टर में जो होगा उसके बाद डोमिनेशन हो जाएगा। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होगी, रोबोटिक्स जैसे हम कह सकते हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब नॉलेज को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा, है ना। इंसान का हम कहते हैं ना माइंड, उसको उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने कहा ये जब स्टेज आएगी तब कोई भी कंट्री जो होगी वो एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। तो ये जो 5 स्टेजेस हैं ये रूस्टो ने बताई हैं, आई होप समझ में आई होंगी। और बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा नहीं है, बस उन्होंने कहा है कि कोई भी राष्ट्र अगर इन रास्तों को अपनाता है, अपनी देश में ये सुधार करता चला जाता है वन बाय वन, तो वो एक क्या है, अंडर डेवलप से डेवलप्ड कंट्री बन जाता है, ठीक है। ओके एंड थैंक यू। और कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। एंड ओके, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू।